सभी छात्रों को नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपको मेरी इस पद्य की वीडियो पसंद आए। यदि मेरी इस पद्य की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की पहली कविता चांदनी रात मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित इस कविता की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले कवि परिचय करते हैं। परिचय में कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ है 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई है। परिचय में मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत हैं। मुख्य रूप से इनकी रचनाओं में मानव की जो संवेदनाएं हैं और नारी के प्रति करुणा मतलब दया की जो भावना है, उससे ओतप्रोत लेखन इनकी कई रचनाओं में लिखित है। प्रमुख कृतियाँ लिखी हैं, जैसे प्रमुख कृतियों में साकेत, यह एक महाकाव्य है। यशोधरा, जयद्रथवत, पंचवटी, भारत भारती, यह खंड काव्य है। रंग में भंग, राजा प्रजा, ये नाटकें हैं। तो ऐसी आधी लिखित कहीं रचनाएं हैं। पद्य संबंधी यहाँ पर जानकारी बताई गई है। तो प्रस्तुत जो पद्य है इसकी विधा है खंड काव्य। खंड काव्य का अर्थ होता है छोटी कथा पर आधारित काव्य, मतलब कविता या लघु काव्य जिसे हम कहते हैं। तो खंड काव्य, इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। मनुष्य के जीवन में घटी हुई कोई एक घटना होती है और उसे ही प्रधानता दी जाती है और उस पर लेखन कार्य किया जाता है। जैसे प्रसंगों के अनुसार कथाएं जो होती रहती है, उन कथाओं को खंड काव्य में कोई स्थान नहीं मिलता है। ये जो प्रस्तुत कविता का अंश है, यह पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। प्रकृति की जो छटा है उसका सुंदर रूप बड़े ही मनमोहक रूप से यहाँ पर अभिव्यंजित हुआ। मतलब अभिव्यंजित का मतलब है विचार या भावों को अपने शब्दों या संकेतों द्वारा ठीक तरह से स्पष्ट करने की जो भावना होती है वह होती है अभिव्यंजित। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर इस कविता में जो पूरी कविता है, इस कविता में चंद्रमा से भरी हुई और तारों से सजी हुई ऐसी जो चांदनी रात है, इस चांदनी रात का बड़ा ही अच्छा वर्णन इस कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। तो ठीक है, पहली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो देखिए, पहली जो प्रस्तुत 4 पंक्तियां हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जो कठिन शब्दार्थ है उसे समझते हैं। तो यहाँ जैसे कि
चारु, चारु यानी कि सुंदर, चारु का मतलब क्या है? सुंदर। चंद्र, चंद्र यानी कि चंद्रमा। चंचल, चंचल का मतलब है गतिशील। उसके बाद नीचे देखिए जल, जल का मतलब है पानी। थल, थल का अर्थ है धरती या जमीन। उसके बाद स्वच्छ, स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा या निर्मल। चांदनी यानी कि चंद्रमा की किरणें। अवनी, अवनी का अर्थ है धरती। अंबर, अंबर यानी कि आकाश। तो देखिए यहाँ ये जो पहली चार पंक्तियाँ हैं, इन चार पंक्तियों का सरल अर्थ देखने से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए, या हमें शायद मालूम हो कि रामायण में भगवान राम अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, और वे कुछ दिन पंचवटी में पत्तों से बनी हुई एक कुटी यानी कि झोपड़ी में रहते थे। जहाँ उनके रहने की कुटी थी, वहाँ रात के समय का प्राकृतिक सौंदर्य का दृश्य का वर्णन इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। छात्रों, हमें इस पद्य को पढ़ते समय एक बात का ध्यान रखना है, या अपने मस्तिष्क में चित्रांकन करना है, या अपने आँखों के सामने एक चित्र बनाना है इस कविता को पढ़ने के पहले। वह कैसा चित्र बनाना है हमारे आँखों के सामने? तो देखिए, हम रात के समय ऐसे स्थान पर हैं जहाँ प्राकृतिक वातावरण है, हम प्रकृति की गोद में हैं, जहाँ चारों तरफ चंद्रमा से शोभायमान नज़ारा हो और सभी ओर हरियाली हो। इसके साथ ही नदी, झरने, इनके बहने की आवाज़ हो, निशाच शांति हो। ऐसे समय में चांदनी या चांद की किरणें, अर्थात पूरी तरह से चांदनी रात हो, चांद का प्रकाश जल और थल पर पड़ रहा हो, ऐसा नज़ारा देखिए कितना सुंदर होगा और कितना लुभावना होता है। और बिल्कुल ऐसे ही नज़ारे का चित्र अपने आँखों के सामने रखते हुए हमें इस कविता को पढ़ना है, और बिल्कुल इसी नज़ारे की जानकारी कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में करने की कोशिश की है। तो जैसे कि हमने पहले जो चार पंक्तियां हैं उसके शब्दार्थ पहले ही पढ़ लिए हैं, अब इसका सरल अर्थ देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो देखिए इसका सरल अर्थ देखते हैं। चांदनी रात के दौरान आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। चांदनी रात के दौरान आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। चंद्रमा की चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखेलियाँ कर रही हो, और तब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा की किरणें जल और जमीन के साथ जैसे खेल रही हो, और चंद्रमा का निर्मल जो प्रकाश है वह पृथ्वी पर और इसके साथ साथ समूचे आकाश मंडल में फैला हुआ है, जैसे वे पृथ्वी और आकाश मंडल को प्रकाशित कर रहा हो चंद्रमा का प्रकाश। तो इस तरह से आभास यहाँ चांदनी रात में हो रहा है कवि को, और इस तरह से वहाँ इन पंक्तियों में बताते हैं। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। पुलक प्रगट करती है धरती,
हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो देखिए प्रस्तुत जो चार पंक्तियां हैं तो इसमें पुलक, पुलक का अर्थ होता है रोमांच या खुशी। प्रगट, प्रगट यानी कि जो सामने हो। हरित यानी कि हरी, हरी मतलब जैसे हरा रंग, जैसे हरी घास। तो यहाँ तृण, तृणों शब्द आया है। तृण यानी कि घास, जिसे मराठी में कहते हैं गवत। हरित तृणों मतलब हरी घास। नोकों से, नोक, नोक का अर्थ है नुकीला, नुकीला जिसे हम मराठी में कहते हैं, नोक को मराठी में क्या कहेंगे? टोक। जैसे किसी घास की नोक हो सकती है, जैसे किसी कलम की नोक हो सकती है, लेकिन यहाँ घास की नोक इस रूप में ये शब्द आया है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ पवन यानी कि हवा या वायु, मंद यानी कि धीमे, तरु यानी कि पेड़, झूमना यानी कि या झूम यानी कि झूमना या इधर उधर हिलना। तो देखिए प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं इसका भी सरल अर्थ देखते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि जैसे हमें खुशी होती है तब हम अपनी खुशी जैसे हंसकर, गाकर, नाचकर या अन्य तरह की कृतियां कर कर हम अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ भी उसी प्रकार ये जो समूचे आकाश मंडल में चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है, धरती और आकाश में, इसके साथ साथ सुंदर नज़ारा है वहाँ पर। और इस दौरान जो प्रकृति है, जो पृथ्वी है, वह अपनी खुशी इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकट कर रही है। तो देखिए इन पंक्तियों में पृथ्वी किस तरह से अपनी खुशी प्रकट करती है। तो देखिए चांदनी रात के माध्यम से यहाँ खुशी प्रकृति प्रकट करती है। तो इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चांदनी रात के इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। पृथ्वी अपनी प्रसन्नता या खुशी पृथ्वी पर उगी हुई जो हरी घास है उसकी नोकों से प्रकट कर रही है, क्योंकि जैसे मंद हवा चलती है तो वह घास की जो नोकें हैं वह हिल रही है और उसके माध्यम से पृथ्वी अपनी खुशी जाहिर कर रही है। इतना ही नहीं, जो पेड़ पौधे हैं वह भी मंद वायु के बहाने से हिल रहे हैं और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह भी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं या प्रकट कर रहे हैं। इस तरह से आभास होता है। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। तो देखिए इसके भी कठिन शब्दार्थ सबसे पहले पढ़ते हैं। निस्तब्ध, निस्तब्ध का अर्थ होता है शांत। निस्तब्ध का अर्थ क्या होता है? शांत। निशा, निशा मतलब रात या निस्तब्ध निशा, इस पूरे शब्द का अर्थ ले सकते हैं कि अपने मन से यहाँ वहाँ घूमने वाली हवा, या इस रूप में भी ले सकते हैं, या जैसे हम निस्तब्ध और शांत यानी कि शांत रात, इस तरह से ले सकते हैं अर्थ इसका। स्वच्छंद सुमंद, तो देखिए स्वच्छंद, स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, सुमंद मतलब मंद मंद, धीमे धीमे, गंध यानी कि वायु, निरानंद, निरानंद यानी कि आनंद रहित,
तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं इसका सरल अर्थ देखते हैं। तो जैसे सुंदर चांदनी रात में धरती अपनी खुशी जाहिर करती है, बिल्कुल उसके बाद यहाँ कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई इस रात्रि का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि चंद्रमा का स्वच्छ प्रकाश पड़ा हुआ है और इसमें चांदनी बहुत ही निर्मल दिखाई दे रही है। यह रात बहुत ही शांत है। रात कैसी है? शांत है। सभी दिशाओं में कोई कोलाहल नहीं है। सभी दिशाओं में कोई कोलाहल नहीं है। चारों ओर शांतता ही शांतता फैली हुई है और सभी दिशाओं में मंद मंद या धीमे धीमे सुगंध व्याप्त है या भर रही है। ऐसी कोई दिशा नहीं जिस ओर आनंद न हो, अर्थात सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद है। इस तरह का माहौल चांदनी रात के दौरान है। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो यहाँ देखिए नियति, नियति यानी कि भाग्य। नटी, नटी मतलब रात्र या रात्रि रूपी नर्तकी। कार्यकलाप यानी कि गतिविधि। तो देखिए यहाँ जो पंक्तियां हैं इसका सरल अर्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि कोई भी गतिविधि इस चांदनी रात में बंद नहीं है, मतलब कोई कार्य रुका हुआ नहीं है। सभी गतिविधियां जैसे पूर्ववत शुरू होती है बिल्कुल वैसे ही चल रही है। रात्रि रूपी नटी के सभी कार्यकलाप, सभी काम पहले जैसे चल रहे हैं। इस रात्रि रूपी नटी के कार्य बिल्कुल शांत और एकांत भाव से शुरू है। इस तरह से इन पंक्तियों में कवि कहते हैं। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो देखिए यहाँ पर भी कठिन शब्दार्थ है। सबसे पहले उसे समझते हैं। बिखेर, बिखेर शब्द आया है यहाँ सबसे पहले। तो बिखेर जो शब्द है उसका अर्थ होता है फैलाना। वसुंधरा, वसुंधरा मतलब पृथ्वी या धरती। उसके बाद मोती, यहाँ मोती शब्द चांद और तारों को मोतियों की उपमा के रूप में यह मोती शब्द आया है। चांद और तारों को या उनके लिए मोती शब्द यहाँ पर दिया है। सबके सोने पर, सोने पर मतलब सो जाना। उसके बाद रवि, रवि यानी कि सूर्य या सूरज। बटोर मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना या एकत्रित करना। सवेरा मतलब सुबह। तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं इसका सरल अर्थ देखते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि चांद तारों की तुलना उन्होंने मोतियों से करते हुए वे कहते हैं जब सब लोग सो जाते हैं रात्रि में तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों को मोतियों के रूप में बिखेर देती है, फैला देती है।
और जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा के लिए बटोर ले जाता है, मतलब एकत्रित कर ले जाता है। अर्थात सुबह होने पर आकाश में जो चांद तारे होते हैं वह गायब हो जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से सुबह होने पर आभास होता है। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और विरामदायिनी, विरामदायिनी मतलब विश्राम देने वाली, विरामदायिनी मतलब विश्राम देने वाली, संध्या मतलब शाम का समय। और यहाँ शाम शब्द आया है, उसका अर्थ है काला। तनु यानी कि शरीर, छलकाता यानी कि दिखाई देता है, छलकाता यानी कि दिखाई देता है। तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए, सुबह होने पर जो सूर्य होता है वह जैसे ही चांद तारों को बटोर लेता है, तो फिर बाद में वह सूर्य शाम के समय उसे विश्राम देने वाली जो संध्या होती है, उस संध्या को फिर से वह चांद तारे रूपी मोतियों को वह सूर्य शाम के समय उस संध्या को सौंप जाता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर से टिमटिमाने लगते हैं या चमकने लगते हैं, और वे जैसे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की जो कालिमा होती है, जो कालापन होता है, वह फिर से प्रकाशमान हो जाता है और फिर से रात्रि एक नए रूप में दिखने लगती है। उसके बाद अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। पंचवटी की छाया में, देखिए यहाँ पर अगली पंक्तियाँ हैं। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी की छाया में, तो देखिए पंचवटी इसका अर्थ है 5 वृक्ष, वटवृक्ष, 5 वटवृक्ष की छाया। सुंदर पर्ण कुटीर, पर्ण यानी कि पत्ता, जैसे पेड़ का पत्ता, कुटीर यानी कि झोपड़ी, सम्मुख उसके सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने, स्वच्छ साफ या निर्मल, शिला यानी कि पत्थर, बड़ा जो पत्थर होता है उसे शिला कहा जाता है। धीरवीर, धीरवीर मतलब दृढ़ मन वाला योद्धा, ऐसा हम कह सकते हैं। निर्भीक यानी कि निडर, जो न डरता हो। तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी यानी कि वट वृक्ष के 5 वृक्षों की छाया, और पंचवटी में 5 वृक्षों की छाया में घास फूस और पत्तों से बनी हुई छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी या कुटी बनी हुई है, और ठीक उसी कुटी के सामने एक स्वच्छ शिला पर एक बड़ा सा जो पत्थर है, बिल्कुल उसी पर एक दृढ़ मन वाला निडर योद्धा विराजमान है, बैठा हुआ है, ऐसा वहाँ दृश्य दिखाई देता है। अगली पंक्तियाँ। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा,
बना दृष्टिगत होता है। तो यहाँ जैसे जाग रहा यह कौन धनुर्धर, धनुर्धर यानी कि तीरंदाज या धनुष्य को धारण करने वाला। भुवन, भुवन मतलब दुनिया, संसार, विश्व। भोगी यानी कि लक्ष्मण, राम के छोटे भाई लक्ष्मण। इस रूप में यहाँ पर समझना है। कुसुमा युद्ध मतलब कामदेव। योगी सा यानी कि सन्यासी, जिसे संसार से कुछ लेना देना नहीं होता है। दृष्टिगत यानी कि दिखाई देना। तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं आखिरी, इन पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि इस रात के समय या इस समय रात में संसार के सभी लोग सो रहे हैं, क्योंकि चांदनी रात है, मध्य रात्रि का समय है लगभग, और ऐसे समय में संसार के सभी लोग सो रहे हैं। पर यह कौन है जो धनुष्यधारी, जो इतनी रात के समय जाग रहा है? वे कहते हैं कि यह कामदेव सा कोई सन्यासी जैसा बना हुआ दिखाई देता है, जान पड़ता है। तो देखिए छात्रों, इस तरह से हमने यहाँ पहली कविता चांदनी रात, इस कविता के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। इस कविता में चांदनी रात का बड़ा ही मार्मिक, सुंदर और मनोहारी वर्णन कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने किया हुआ है। अवश्य चांदनी रात का निरीक्षण करें और उसका आनंद लें। धन्यवाद।